नमस्कार, आप सभी का दीपक मैथ्स ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक एक्सरसाइज किया है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 के लिए जो थ्योरी है वो करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के क्लास में, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है बेस्ड है इरेशनल्स पे, या आप यूं कहें कि इरेशनल नंबर पे, तो हम लोग थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इरेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अब देखिए, हम लोगों को पता है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो यदि डेसिमल के फॉर्म में लिखे जाए तो एक नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है। देखिए, हम यदि लिखे 1.4140215 या 1.732 521596, आगे हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी ये नंबर्स हैं वो एक तो खत्म नहीं हो रहे हैं, डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि ये खत्म नहीं हो रहे हैं, एंड ये जो है रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। यहां पर भी हम लोगों ने देखा कि डॉटेड लाइन है लेकिन ये डिजिट यहां रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि एक आपका इरेशनल नंबर है। ये नंबर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अर्थात ये तीनों नंबर जो है एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। आप इरेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में भी। अब जैसे कि हम लोग नंबर्स को लिखे यदि इस फॉर्म में ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी बाई क्यू का मतलब ये है कि ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। अब ये दोनों यदि इंटीजर है और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आप जीरो नहीं लेते हो, आप ले ही नहीं सकते हो। आप इसलिए नहीं ले सकते हो कि इस डिनोमिनेटर की वैल्यू यदि जीरो हो जाए तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, या आप ये कहें कि नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं लेते हैं। ओके, तो हमने देखा कि आप किसी भी नंबर को यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाता है रेशनल नंबर। अब जैसे इरेशनल नंबर की बात करें तो वो नंबर हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि ऑल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जहाँ पे देखिए पी और क्यू इंटीजर है और क्यू जो है आपका जीरो नहीं है, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ √2। अब देखिए, √2 की बात करें तो हम लोग चाहें तो इसको ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन जो ये टर्म कंडीशन है, ये टर्म कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। यदि आप इस टर्म कंडीशन को छोड़ दें, ठीक है, तो आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक, जो कि गलत है। हम लोग यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्म में कंसीडर तो कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों होना चाहिए इंटीजर। तो 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पे पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए एंड क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि यदि हम कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं, कोई भी प्राइम नंबर उठा के देख लो, और उस प्राइम नंबर पे आपने रूट लगाया हुआ है। अब जैसे कि हमने कहा कि √17 एक प्राइम नंबर है,
और इस पर हमने रूट लगा दिया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब ये है कि ये √17 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोनों डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया होगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा और हम इन तीनों को याद रखेंगे। अब क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमें इरेशनल नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है, इसके लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थ्योरम पढ़ना है। तो चलिए हम लोग थ्योरम को देखते हैं। हम सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे और फिर आगे देखते हैं उसका यूज कैसे करना है। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरम नंबर 1.2 का स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट का ही यूज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं, इसलिए थ्योरम्स का स्टेटमेंट याद रखना एकदम जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कह रहा था कि लेट, इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर। यदि P जो है, अब P एक प्राइम नंबर है, यदि प्राइम नंबर ए स्क्वायर जो कि कोई भी नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है, तो ये कह रहा था स्टेटमेंट कि P ए को भी डिवाइड करेगा। जहां पर ए जो है नंबर नहीं है, यहां पर ए एक इंटीजर है, सॉरी, ए इज एन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, अब कह रहा था यदि हम इसको और अच्छा से समझें तो पहले समझते हैं फिर हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं। अब यदि हम यहां देखें कि यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल लें हम कि क्या ये सही है, सबसे पहले वेरीफाई करते हैं फिर प्रूफ करेंगे। हम लोग उसको जनरलाइज कर लेंगे। अब जैसे कि हमने कहा कि ए एक नंबर ले लेते हैं 12, ठीक है। अब क्या किया जाए, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ए का स्क्वायर कर रहे हो, अर्थात 12 × 12 = 144। अब यहाँ पे जो P है वो एक प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है, अर्थात ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P, या आप ये कहें कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। डिवाइड्स का मतलब ये है कि जब भी हम लोग दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 12 में अब 3 का डिवाइड करिएगा तो यहां से हमने देखा कि कोसेंट के रूप में 4 आ जाएगा, है ना, 3 4 जा 12। तो हम यहाँ कहते हैं कि 12 इज डिविजिबल बाई 3। तो वैसे ही हम यदि बात करें कि यहाँ पर कुछ प्राइम्स लेते हैं या प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप P के लिए आप ले सकते हैं 2, आप ले सकते हैं 3। ऐसे तो देखा जाए तो 12 जो है 4 से भी डिविजिबल है, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे तो यहाँ पर 12 6 से भी डिविजिबल है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं। हमें ये कंसीडर करना है P के लिए कि ये एक प्राइम नंबर हो और उससे हम डिवाइड करें किसी नंबर को तो वो पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, अर्थात इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, अब यदि हम देखें कि क्या इस ए का स्क्वायर मतलब 12 × 12 इक्वल टू आ गया आपका 144, क्या ये भी 2 और 3 से डिविजिबल है क्या? तो आइए देखते हैं। 144 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, यदि हम इस 144 को ध्यान से देखें तो 1s प्लेस पे 4 है और 4 का मतलब कि इवन नंबर है, और कोई भी नंबर जो कि इवन होता है आपका 2 से डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7 और ये 2, मतलब 2 से डिवाइड किया हमने तो ये रिजल्ट के रूप में हमें दिया 72। इसका मतलब ये है कि 144 भी 2 से डिविजिबल है। अब यदि हम बात करें 144
क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 4 हो गया, और 3 6 जा ये आ गया 48। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए यदि एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, जो कि 2 और 3 हमने लिया है, तो इसका स्क्वायर भी 2 और 3 से डिविजिबल होगा। यही इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। हम लोग यहाँ पे नंबर्स को लेके देखिए वेरीफाई तो कर लिए, ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसको थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में प्रूफ करना है कि क्या ये जनरलाइज फॉर्म में सही है। जनरलाइज का मतलब ये होता है कि आपको ये जो ए आपने लिया है, इसको आप जनरल फॉर्म में कर दो, वेरिएबल फॉर्म में कर दो। हम लोग इसके जनरल प्रूफ की बात करें तो हमने मान लिया कि ए जो है वो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn तक है, अर्थात P1 P2 P3 एंड Pn जो है वो n प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, a का। अब देखिए, अब क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रहा था कि P डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर की वैल्यू आया आपका P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि ये दो फैक्टर के फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए, अब क्या कहता है कि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, ऑलरेडी पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यदि और सभी फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। अब क्या है कि यहाँ पे हम बात करें तो ये गिवन है ना, इट इज गिवन दैट कि ए स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाई पी। इसका मतलब ये है कि P जो है आपका मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ ए। अब क्या है कि जो हमारा नंबर ए है उसका एक फैक्टर P है, मतलब कि ये जो P1 P2 P3 Pn हमने लिया है, ठीक, इसी में से कोई P है, या तो P1 P है या P2 के हो आप कंसीडर कर सकते हो, या P3 को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ P1 P2 P3 Pn में से कोई एक फैक्टर P है, ठीक है। तो अब जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूनिकनेस वाला पार्ट है कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमारा यूनिक होगा हर एक नंबर के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, P1 और P1 यदि हमने यहाँ पे मान लिया लेट P1 जो है वो P है, तो हम कह सकते हैं कि P जो है यहाँ भी फैक्टर के रूप में है और P यहाँ भी फैक्टर के रूप में है। अब देखिए यदि P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, और यहाँ पर हमने देखा कि दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास एक फैक्टर तो रहेगा ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम यूनिकनेस ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर A has must a factor P, ठीक है। सो हम कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि P डिवाइड्स A also, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब देखिए जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या रहे तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हर कमेंट का जवाब मिलेगा आपको। ओके, अब देखते हैं
हम लोग कि इसका यूज क्या है। जब भी हम लोग कोई भी थ्योरम पढ़ेंगे आगे के किसी भी क्लास में, अब जैसे ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे, सर्कल्स में कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, तो हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हैं, अच्छा से याद रखते हैं, उसके बाद उसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि थ्योरम का यूज कैसे करें। ठीक है, तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सा है, तो इसका यूज क्या है। तो आइए हम लोग जो है कि अब मतलब यूज पे चर्चा करते हैं। हम लोगों ने आखिर थ्योरम नंबर 1.2 को क्यों पढ़ा। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यदि ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, अर्थात इंटीजर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। इसका यूज हम लोग करते हैं जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो अगले एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। अर्थात एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हम इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे। एंड आपके एग्जाम में ये श्योर आता है, हर साल आया है। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें और आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, आप नोट डाउन करें और इसको घर पे प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपको श्योर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है ये कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या है कि हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ऑलरेडी है। इसको यदि हम बात करें कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, यदि हम इसको p/q के फॉर्म में ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि इसका जो न्यूमरेटर है वो √2 है और डिनोमिनेटर 1 है, मतलब दोनों ही इंटीजर नहीं है, अर्थात ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अर्थात ये हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम कैसे प्रूफ करें। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है। ठीक है, एक स्टेटमेंट कह रहा है कि इस टर्म कंडीशन पे आपका ये सही है, और दूसरा स्टेटमेंट जब इस फर्स्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ कहेगा और कुछ इस टाइप का सिचुएशन उत्पन्न कर दे कि या तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ करेंगे, और जो अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम का स्टेटमेंट का यूज करके थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो क्या है, हमने कहा कि ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। इसको हमने पहले मान लिया रेशनल नंबर इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो हमने कहा कि ये एक रेशनल नंबर है। अब यदि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो देन ये क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि ये रेशनल है, इसका सीधा मतलब है कि रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। अब रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सबसे पहले ये होता है p/q के फॉर्म में, जहां पर
जहां पर Q जो है का 0 नहीं होना चाहिए एंड PQ बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि देखिए इस साइड क्या रूट है, इस साइड जो नंबर है वो बिना रूट के हैं, तो इनमें एक रिलेशन को क्रिएट करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हमने क्या कर दिया, इसको एक चीज और देख लेते हैं, एंड P एंड Q हैज नो एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। एक को छोड़ दिया जाए तो कोई भी कॉमन फैक्टर यहां नहीं है। ओके, अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या है, स्क्वायरिंग हमने किया, √2 का स्क्वायर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी P/Q का स्क्वायर किया। अब देखिए, अब क्या है कि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, एंड ये बन गया हमारा P²/Q²। अब यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2Q² = P²। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि P² की वैल्यू जो है 2 × Q² के फॉर्म में है। इसका सीधा मतलब है कि जो P² की वैल्यू है उसमें 2 एज ए फैक्टर है, और 2 यदि फैक्टर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा, और ये जो पूरा नंबर है वो है आपका P² की वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस P² इज डिविजिबल बाई 2। अब देखिए क्या है कि P² क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया, हेंस हम ये कह सकते हैं P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया हमारा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए, अब यदि बात करें कि क्या यहां पर हमने देखा कि P के पास एक फैक्टर है जो कि 2 है। अब आगे एक बार और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, मतलब P जो है 2 से डिविजिबल है, तो हमने क्या किया, मान लिया, क्योंकि यहाँ पे तो जो वैल्यू है वो P² का है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं, यहाँ P की वैल्यू यदि हम 2 से डिविजिबल के फॉर्म में लिखे तो 2m ले सकते हैं, जहां पर m क्या है, m यहां पर इंटीजर है, m बिलोंग्स टू I, इसका मतलब हुआ कि m एक इंटीजर है। अब देखिए, यदि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास P² की वैल्यू है तो इसको हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और ये जब स्क्वायरिंग हमने किया तो यहाँ पे वैल्यू आया देखिए P² और इधर हो जाएगा 4m²। अब क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो कि P² है, यहाँ पर 2Q² है, तो हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2Q² = 4m²। अब देखिए, अब यदि हम बात करें, फिर देखें तो यहाँ पे इस 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, Q² की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 2m²। ओके, अब यदि हम इसको फिर से ध्यान से देखें तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा Q² की वैल्यू है उसमें भी एज ए फैक्टर 2 है। तो हम यदि यहाँ 2 रखें, 2 से डिवाइड करें, 2 कट जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये 2 से आपका डिविजिबल है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि हेंस Q² ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। Q² की वैल्यू भी 2 से डिविजिबल है। ओके, तो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि यदि
ए स्क्वायर आपका p से डिविजिबल है, तो हमारा a भी p से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं सो देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये जो √2 का प्रूफ है, या √3 का, √7 का, √5 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यदि √2 का प्रूफ आपको आता है तो √3 का भी कर सकते हैं, आप √7 का भी कर सकते हैं, √13 का भी कर सकते हैं। कोई भी प्राइम नंबर आप स्क्वायर रूट के अंदर लीजिए, आप उसको आसानी से प्रूफ कर सकते हो। तो हम लोगों ने देखा कि एक ये स्टेटमेंट था और ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। अब देखते हैं ऊपर हमने क्या माना था। हमने जो एज्यूम किया है वो तो ये किया है कि √2 जो है वो रेशनल है, और रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, और ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्म में है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए इस स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, इक्वेशन 1 को पढ़ते हैं, तो यह कह रहा है p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, और यहां कह रहा था q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो हमने कहा कि फ्रॉम अ फर्स्ट सेकेंड कि भाई p एंड q हैज ए कॉमन फैक्टर जो कि 2 है। इसका मतलब क्या है, या तो हमारा मानना सही है, या तो जो हम सॉल्व करके ला रहे हैं वो सही है। दोनों एक साथ तो सही नहीं है ये। अब क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी सिर्फ माने हैं और ये आफ्टर कैलकुलेशन आया है रिजल्ट, तो हम रिजल्ट को गलत नहीं कह सकते। हमने जो कंसीडर किया है उसको गलत कहेंगे, और हम ये कह सकते हैं कि हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, हेंस जो हमने माना था, क्या एज्यूम किया था, एज्यूम ये किया था कि √2 आपका रेशनल नंबर है। अब ये एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, और ये हो गया प्रूफ। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा से कॉपी में लिखिए, और इसके हर एक टर्म को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे, तो ये आपका मार्क्स जो है फिक्स्ड है। ठीक है, इसको आसानी से कर सकते हो। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कैसे किया जाए, और ये जो क्लास होगा वो क्या होगा कि लास्ट क्लास होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि पॉलिनोमियल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्कार।